नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है क्या आधुनिकीकरण के रास्ते। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट में जो कि आज हम लोग जानेंगे जापान के बारे में, है ना, और सेकंड पार्ट में हम लोग जानेंगे चाइना के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 में है तो देखते हैं। ये मतलब कि पहला पार्ट है तो हम लोग जापान के बारे में जानते हैं। जापान क्या है? ये एक द्वीपीय एक देश है, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। ओके, प्रशांत महासागरीय द्वीपों का एक समूह, ठीक है, जिसमें ये जापान देश बना है, सबको द्वीपों को मिला करके। अब इसके जो मुख्य द्वीप हैं कौन कौन से हैं? एक है होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। ये इसके प्रमुख द्वीप हैं। और जो इसका जो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह है उसको ओकिनावा के नाम से जाना जाता है, ओकिनावा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ की मुख्य फसल क्या है। चावल यहाँ की बुनियादी फसल है और पशुपालन यहाँ जो है परंपरा में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो क्योतो में रहने वाले, है ना, सम्राट का जापान पर शासन हुआ करता था। लेकिन ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 1603 से नहीं यानी कि 1603 से 1867 तक तोकुगावा तोकुगावा परिवार के लोग जो थे वो शोगुन पद पर कायम थे। यानी कि यहाँ पर परिवार का एक वंश होता था, है ना, वही लोग जो है शासन किया करते थे। तो पहला था कौन सा? तोकुगावा जो परिवार था वो इस पर शासन करता था। और पूरा जो जापान देश था ये 250 भागों में यानी कि 200 भागों में बटा हुआ था, और जिसका शासन जो है दैम्यो लोग चलाते थे। यानी कि 250 भागों में बटा था और जिसका शासन जो है दैम्यो चलाते थे, कह सकते हो सामंत लोग। ठीक है, जिसको पावर दे दी जाती थी, तो दैम्यो लोग शासन चलाते थे। और शोगुन जो होता था, राजा यानी सम्राट, वो इन पर नियंत्रण रखता था। जैसा कि यहाँ के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा, ठीक वैसा ही। ठीक है, तो शोगुन जो जो होता था इस पर नियंत्रण रखता था। ठीक, और सामुराई जो था ये दैम्यो और शोगुन इन दोनों का क्या था? सेवक था। सामुराई क्या है? एक तलवार होती है, जो जो तलवार मतलब लिए हुए एक योद्धा वर्ग होता था, सामुराई, उसी को कहते हैं। तो ये इन दोनों की सेवा करता था, उनको सैन्य सेवा उपलब्ध कराता था, सुरक्षा व्यवस्था। अब इस दौरान जो है राजनीतिक व्यवस्था में 3 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या था? किसानों से हथियार ले लिए गए और हथियार रखने का अधिकार केवल सामुराई को दिया गया। ऐसा इसलिए कि अगर सभी लोगों के हाथों में तलवार होगी तो वो देश के लिए उतना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। तो कुछ ही लोगों के जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था हो तो ज्यादा बेहतर है ना। जैसे वर्ग होते थे, राजा वर्ग है, सामंत वर्ग है, फिर किसान वर्ग है, सबका अपना अपना एक ड्यूटी होता है। सब अपने अपने काम को करते रहेंगे तो देश तरक्की करता है। अब सभी लोग हथियार उठा लेंगे तो क्या मतलब है? ठीक है, तो पहला तो बदलाव ये किया गया। दूसरा बदलाव था दैम्यो को अपनी राजधानी में ही रहने का आदेश दिया गया। जो उसकी राजधानी थी उसके अपने राज्य की, ना, वहां पर रहने का आदेश दिया गया और उसको कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई, उसको कुछ पावर प्रदान की गई, दी गई पावर। ठीक है, अब तीसरा जो बदलाव आया वो पूरे मतलब कि देश की जमीन का सर्वेक्षण कराया गया और उत्पादन के आधार पर जो भूमि जितना उत्पादन करती थी उसी के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम हुआ कि वाणिज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वित्त और ऋण प्रणाली स्थापित हुई जापान में। जापान तरक्की के रास्ते पर धीरे धीरे गति पकड़ने लगा। उसके बाद क्या है, ये जो मुख्य रूप से आयात क्या करता था? रेशम का आयात ये चीन से करता था। ठीक है, रेशम का आयात। और कपड़ा जो था ये भारत से मंगाया करता था और इसके बदले में ये चांदी और सोना दिया करता था। लेकिन आगे चल करके जो है चांदी और सोने की जब कमी पड़ने लगी तो इसके निर्यात पर रोक लगा दी गई। किसके? चांदी और सोना देने के मतलब कि देने पर जो है रोक लगा दी गई। ये एक बदलाव देखने को मिला। और उसके बाद जो है निशिजिन, जो कि जापान का ही एक शहर हुआ करता था, वहां पर रेशम की खेती को बढ़ावा दिया गया और जल्दी ही ये जो शहर था, क्षेत्र था, ये रेशम उत्पादन में सर्वोत्तम माना जाने लगा। अब क्या है, मेजी पुनर्स्थापना 1867-68 में। अब मेजी वंश का शासन होगा। मेजी 1867-68 में मेजी वंश ने तोकुगावा तोकुगावा थोड़ा नेम है ना, तोकुगावा वंश का जो है अंत इसने किया। किसने? मेजी वंश ने। तो मेजी वंश ने इस वंश का अंत किया और
जो है 53 में अमेरिकी कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के द्वारा सम्राट से समझौता हुआ। कौन से सम्राट से समझौता हुआ? जो तोकुगावा वंश का था ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि राजा की हैसियत बढ़ गई और ये सब को देखते हुए 1868 में शोगुन को हटाकर मेजी को सत्ता सौंप दी गई और राजधानी जो थी वो एदो बनाई गई। एदो से तात्पर्य है टोक्यो, जिसको टोक्यो कहते हैं, और टोक्यो का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो होता है पूर्वी राजधानी। तो इस प्रकार से तोकुगावा वंश के बाद मेजी वंश का जापान पर शासन स्थापित हुआ। ठीक है, अब कुछ 3 विचार हैं, 3 लोगों के विचार जो है इसमें हमको जो है पढ़ने का अभी मौका मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। इसके बाद एक चीज क्या है कि फुकोकू क्योहे, ये एक नारा बनाया गया, समृद्ध देश मजबूत सेना। फुकोकू क्योहे जो है जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। जब तक हमारे पास ये दोनों चीजें होंगी हम ज्यादा तरक्की करेंगे, ऐसा माना गया। नारे के साथ नई नीति का ऐलान हुआ और सम्राट को सूर्य देवी का वंशज भी माना गया। सूर्य देवी का वंशज भी माना गया और सम्राट को पश्चिमीकरण का नेता बनाया गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि जापान ने जो है ये कोशिश की कि हमको अपना पश्चिमीकरण करना है, पश्चिमी सभ्यता के समान हमको रहना है ना। ये एक तरीका इन लोगों ने अपनाने की कोशिश की और 1870 के दशक से नई विद्यालयी व्यवस्था को स्थापित किया गया। स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया और जो पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता था, राज्य के प्रति निष्ठा पढ़ाया जाता था और जापानी इतिहास पर विशेष जो है ध्यान दिया गया। बच्चों को पढ़ाया गया कि अपने जापान के अतीत को जाने। फिर है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो है पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदला गया, क्षेत्रीय सीमाओं को बदला गया। अब उसके बाद है अर्थव्यवस्था आधुनिकीकरण, है ना। अब इसमें क्या है कि जो अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा, इसमें क्या होगा, कृषि पर कर, है ना, मतलब लगाया गया और उसकी वजह से क्या हुआ, बड़ी मात्रा में धन एकत्र हुआ राज्य मतलब कि राज्य के पास, यानी कि देश के पास कह सकते हो। और पहली रेल लाइन जो है 1870 से 72 में टोक्यो और योकोहामा बंदरगाहों के बीच चलाई गई और 1872 में 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। मित्सुबिशी ये कंपनियां हैं और सुमितोमो ये जहाज निर्माता कंपनियां थी, है ना। इनको जो है ऋण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर इन्होंने उत्पादन कार्य शुरू किया और देश की तरक्की को एक गति प्रदान की। इसके बाद एक शब्द आता है जायबात्सु। जायबात्सु क्या है? यह विशिष्ट पारिवारिक व्यापारिक संस्था होती थी जिसका प्रभुत्व जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक बना रहा। किस पर? जापानी अर्थव्यवस्था पर। तो जायबात्सु एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये होगा। अब क्या बात है, औद्योगिक मजदूर जो होते थे शुरुआती दौर में कारखानों में आधे से ज्यादा जो है महिला मजदूर हुआ करती थी। ये जापान में एक कह सकते हो एक विशेषता के तौर पर ये देखा जा सकता है कि वहां पर ऐसा था कि महिलाएं मजदूर ज्यादा थी। उसके बाद जो है पहली महिला मजदूर हड़ताल जो हुई थी वो 1886 में हुई थी अपने अधिकारों को पाने के लिए, क्योंकि जो काम की जो जहां पर ये लोग काम किया करते थे वहां उतनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलती थी या काम ज्यादा करना पड़ता था और उस हिसाब से वेतन नहीं मिलता था, ठीक है। फिर 1930 के दशक से ही पुरुष मजदूरों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा या फिर महिलाओं की तुलना में तेजी से बढ़ी। उसके बाद जब ये हुआ कि औद्योगिकरण तेज हुआ तो उससे क्या हुआ, औद्योगिकरण जो है अनियंत्रित हो गया, पर्यावरण पर जो है थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इसी को लेकर के तनाको शोजो ने सबसे पहले 1897 में औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ पहला आंदोलन छेड़ा। तो ये चीजें अभी तक आपने देखी, है ना। जापान क्या है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, मेजी पुनर्स्थापना, मेजी वंश कैसे स्थापित हुआ, इनकी क्या क्या नीतियां थी, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण जो है कैसे किया गया, औद्योगिक मजदूर क्या थे। फिर है आक्रामक राष्ट्रवाद। देखिए जब तरक्की आती है तो किसी भी देश में एक आक्रामक रुख अपनाया जाता है। जैसे 16 महाजनपद भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा तो उसमें मगध ने आक्रामक रुख अपनाया, बाकी के महाजनपदों को जीता। तो उसी प्रकार से जापान ने भी आक्रामक रुख अपनाया और अपने आस पड़ोस के देशों पर भी अधिकार करने की इसने सोची है।
अब क्या होगा कि आक्रामक राष्ट्रवाद के अंतर्गत मेजी संविधान जो था वो सीमित मताधिकार पर आधारित था और इसने अपनी डायट बनाई। डायट से कह सकते हो संसद यानी पार्लियामेंट। ये डायट शब्द जो है ये जर्मनी शब्द से लिया गया है, क्योंकि जापान के जो कानूनी विचारधारा थी, जो उनकी कानूनी सोच थी जापान की, वो जर्मन से प्रभावित थी। इसीलिए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जापान जर्मनी का ही तो सहयोगी था। उसमें रोम, बर्लिन, टोक्यो जो गुट बना था सभी लोग जानते होंगे आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ये बदलाव हुआ 1918 से 31 के दौरान जो है जनमत से चुने गए प्रधानमंत्रियों ने मंत्रिपरिषद भी बनाई है, ठीक है। तो ये सुधार देखने को मिले गए, मतलब कि देखने को मिला जो संसदीय शासन व्यवस्था से संबंधित था। उसके बाद है पश्चिमीकरण और परंपरा। जापान ने पश्चिमीकरण को अपनाया अपने देश में, है ना। उनकी पूरी कोशिश थी कि हम कैसे भी करके अपने आप को एशिया से अलग कर लें और अपना एक लेवल थोड़ा और हायर कर लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, पश्चिमीकरण के लिए 3 विचार आपको पढ़ने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विचार है फुकुजावा युकिची का, ना। इन्होंने कहा था कि जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, यानी कि एशिया से इसको अलग कर लेना चाहिए पूरी तरीके से। यहाँ का रहना, खाना पीना, सोना, शासन प्रणाली, पहनावा, है ना, ये सारा जो है पश्चिमी तौर तरीके से होना चाहिए। ये किसका मानना था, फुकुजावा का। अब दूसरे जो विद्वान है दार्शनिक थे ये मियाको त्सुरे कहते थे कि हर राष्ट्र को अपने खास हुनर का विकास करना चाहिए। अगर हम शांति प्रिय देश हैं, कोई एग्रेसिव मूड वाला देश है, तो क्या होता है ना कि जैसे हम शांति प्रिय देश हैं और हमको अपना एक खास हुनर है तो उसको हमने मतलब कि निखारे ना। अपने खास हुनर को जब हम निखारेंगे तो इसकी वजह से हमारे अपने पड़ोसी देशों से भी अच्छे संपर्क बनेंगे, तो विश्व शांति की स्थापना होगी। तो क्या जरूरत है कि हम दूसरे देशों की नकल करें, अपनी क्वालिटी को हम डेवलप करने। तो ये इनका मानना था, किसका, मियाको त्सुरे का। तीसरे विचारक हैं ओएकी एमोरी का कहना था कि व्यवस्था से ज्यादा कीमती चीज क्या है, आजादी। ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थे और नागरिक अधिकारों की बात करते हैं। कौन, ओएकी एमोरी। उसके बाद ये सब चीजें बातें हुई। आधुनिकता पर जो है विजय, चीन और एशिया में उपनिवेशीकरण का दौर शुरू हुआ। आप लोग को ये भी जानकर थोड़ा हैरानी भी हुई कि जापान वही देश है जिसने जो है मतलब कि चीन को और यहाँ तक कि रूस जैसे देश को भी युद्धों में हराया और पर्ल हार्बर पर भी आक्रमण किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। 7 दिसंबर 1941 में प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में पर्ल हार्बर जो है एक नौसैनिक अड्डा था, किसका, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो वहां पर जो है जापान ने हमला किया और बड़े पैमाने पर लोग मारे गए और उसी का एक बदला था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में जापान पर 2 परमाणु बमों से हमला। हालांकि ये हमला नहीं किया जाना चाहिए था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जापान की रीढ़ जो थी टूट गई, यानी कि वो बुरी तरीके से पराजित हुआ और उसने घुटने टेक दिए। उसके बाद वहां पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हार के बाद पहला चुनाव 1946 में हुआ वहां पर, ठीक है। उसके बाद पहली बार महिलाओं ने भी मतदान में भाग लिया। अब कुछ बदलाव और देखने को मिले जो कि आधुनिकता के परिचायक हैं। 1964 में टोक्यो ओलंपिक हुआ, जो कि जापान के टूट करके और फिर से खड़े होने का एक जो है हौसला देखने को मिलता है इस खेल से, है ना। किसने इतने बड़े खेलों का आयोजन किया। दूसरा क्या है, शिंकासेन जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बुलेट ट्रेन। 1964 में मतलब कि शुरू हुई, जो कि 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी और प्रेजेंट टाइम में तो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। तो ये था एक प्रकार से जापान का पूरा एक खाका, जो मैंने कोशिश की पूरे लेसन को पढ़ करके कैसे भी करके आपको इस पाठ में जो ये जापान आया है इसके बारे में जानना है। तो सीमित शब्दों में बताने की पूरी कोशिश की। कैसा लगा कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। धन्यवाद।